चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो है आपका बीजापुर जिले के बारे में। ठीक है, पहले तो इसके मैप को देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि बीजापुर एक्चुअल में कहां पर है। ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ के मैप में वो कहां पर सिचुएटेड है। तो देखिए, बीजापुर की बात करें तो सबसे पहले तो एक बात याद रखिएगा कि बीजापुर जो जिला है इसके इतिहास की जानकारी बहुत कम मिलती है। यानी अगर आप इसके बीजापुर के जिले के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे तो हमें जानकारी मिलेगी कि दो जगहों की, स्पेशली दो जगह इतिहास में, दो जगह सबसे फेमस है, एक भोपालपट्टनम, ठीक है, एक भद्रकाली क्षेत्र। ठीक है, तो भोपालपट्टनम और भद्रकाली क्षेत्र, और दूसरा है आपका पुजारी कांकेर, एक जगह का नाम है पुजारी कांकेर। ठीक है, तो दो जगह ऐसे हैं जिनके बारे में इतिहास में कई बार जानकारी मिलती है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बीजापुर जिले के बारे में। बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में, ठीक है। तो देखिएगा इसका नामकरण कैसे हुआ है, या बीजापुर जो है इसका प्राचीन नाम क्या रहा है। तो याद रखिएगा, अगर हम इसके प्राचीन नाम की बात करें, एंशिएंट नेम की बात करें, तो इसे जो है बिरजापुर के नाम से जाना गया था, बिरजापुर। ठीक है, तो पहले इसका नाम क्या था, बिरजापुर क्षेत्र था। ठीक है, इसके दो तथ्य मिलते हैं या दो फैक्ट मिलते हैं कि इसका नाम बिरजापुर कैसे पड़ा। ठीक है, पहला नामकरण के आधार पर, तो याद रखिएगा इसका जो नेमिंग ऑफ बिरजापुर है या नामकरण है, उस नामकरण के आधार पर दो तथ्य मिलते हैं, दो फैक्ट मिलते हैं। पहला, यहां पर एक शासक रहा करता था, एक शासक रहा करता था जिसका नाम था बीजल देव। ठीक है, तो यहां एक शासक रहा करता था जिसका नाम क्या था, बीजल देव। उसके संबंध में यह जानकारी मिलती है कि उसका नाम इसी के नाम से पड़ा, बिरजापुर। ठीक है, बीजल देव के नाम से बिरजापुर। और दूसरा एक जानकारी मिलता है, याद रखिएगा, यहां के क्षेत्र के शासकों को या क्षेत्र के शासकों को हराकर, या आप शासक कह सकते हैं या जमींदार कह सकते हैं, इन क्षेत्रों में शासक का नाम नहीं मिलता। ठीक है, किसका मिलता है, जमींदारों का नाम मिलता है। तो इस तरीके के क्षेत्र में या शासकों को हराकर इस क्षेत्र को जीता गया। ठीक है, हराकर जीता गया। तो जीतने के कारण क्या हुआ, इसे संस्कृत भाषा के विजया शब्द से, ठीक है, संस्कृत शब्द के जीता गया, जीतने का मतलब क्या होता है, विजय, है ना। तो संस्कृत शब्द के विजया से जो है क्या बोला गया, बीजापुर बोला गया। तो याद रखिएगा, इस तरीके से इसके दो जानकारियां मिलती हैं कि अलग अलग समय में जो है इसकी अलग अलग जानकारियां मिलती हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि इनके संबंध में हमें जो जानकारी मिलती है उसका संबंध ये है कि मुख्य रूप से हम बीजल देव को संबंध देख पाते हैं या बीजल देव के बारे में बात कर पाते हैं, और दूसरा यहाँ के राजा के बारे में जानकारी मिलती है कि उसने जो है इस क्षेत्र को जीता, और इस क्षेत्र को जीतने के कारण जो है इसे क्या नाम दिया, विजयपुर। ठीक है, बिरजापुर, क्या रखिएगा। ठीक है, तो उसी बिरजापुर से बाद में नाम बदलकर क्या हो गया, बीजापुर हो गया है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा इस क्षेत्र में, पहले तो एक बात ध्यान रखिएगा हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंतर्गत। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रशासनिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक पृष्ठभूमि। ठीक है, भौगोलिक स्थिति। उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे सामाजिक आर्थिक स्थिति, और बात करेंगे पर्यटन के बारे में। ठीक है, तो बीजापुर के संबंध में हम इन 5 बिंदुओं पर पढ़ेंगे, 5 बिंदुओं को देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आ गया कि इसका नामकरण कैसे हुआ, इसका नाम क्या था पहले। ठीक है, अब देखिएगा बात करते हैं इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, तो अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो पहले तो एक बात ध्यान रखिएगा, यह जो क्षेत्र है आपका, ठीक है, बीजापुर जो जिला है, इसके संबंध में जो इसका प्राचीन काल का इतिहास रहा है, इसके संबंध में एक जानकारी मिलती है, और वो जानकारी आपके रामायण काल का संबंध, और दूसरा महाभारत काल के संबंध को दर्शाता है।
ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि दंडकारण्य क्षेत्र होने के कारण, क्योंकि ये किसका पार्ट है, दंडकारण्य का पार्ट है, ठीक है, तो दंडकारण्य के पार्ट होने के कारण ये सीधी तौर पर किससे जुड़ा हुआ है, रामायण काल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, दंडकारण्य के हिस्सा होने या पार्ट होने के कारण ये सीधी तौर पर रामायण काल से जुड़ा हुआ है। दूसरी एक बात याद रखिएगा, यहां पर एक जगह है जिसका नाम है पुजारी कांकेर। ये जो पुजारी कांकेर है ना, एक जगह है, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है पांडव पहाड़ी। ठीक है, पांडव हिल्स या पहाड़ी के नाम से जानता है, तो उसी का एक हिस्सा है पुजारी कांकेर। ठीक है, इस जगह का नाम याद रखिएगा, पांडव पहाड़ी। ठीक है, यहां पर क्या हुआ था याद रखिएगा, यहां पर ऐसा कहा जाता है कि पांडव लोगों ने, जो पांडव थे महाभारत काल के जो पांडव थे, यहां अपना कुछ समय तक अज्ञातवास गुजारे थे। ठीक है, तो पांडव पहाड़ी कहां पर है, बीजापुर में, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जानकारी मिलती है रामायण काल और महाभारत काल जैसे समय में जो है यहाँ पर अस्तित्व में बीजापुर रहा, और उसके संबंध में ये जानकारी मिलती है कि छत्तीसगढ़ में ये घटनाएं आपके प्राचीन आधार पर जो है या एंशिएंट टाइम में हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा जैसे ही हम मध्यकाल की बात करते हैं, मध्यकाल के समय या मिडवल जो टाइम रहा है, मिडवल समय में बात करेंगे, तो याद रखिएगा मिडवल समय में हमें जानकारी मिलती है कि ये जो क्षेत्र था आपका, ठीक है, तो अगर आप पहले इसको मैप को थोड़ा सा देखेंगे तो आपको दो बातें इसमें आइडिया होगा। तो पहले देखिएगा, कुछ इस तरीके से आपको मैप नजर आएगा दक्षिण छत्तीसगढ़ के क्षेत्र का। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है, यहां से ये जो हिस्सा है, ये है आपका सुकमा का क्षेत्र है। ठीक है, और ये जो क्षेत्र है याद रखिएगा, ये जो क्षेत्र है यहां से लेकर ये आपका बस्तर है। ठीक है, और ये जो हिस्सा है बीजापुर। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है कोंडागांव का हिस्सा है, और ये है आपका नारायणपुर का क्षेत्र। ठीक है, और यहां से देखेंगे तो ये वाला हिस्सा है आपका कांकेर का हिस्सा है, और इधर जाएंगे तो ये वाला आपका धमतरी है ना। अब ये 7 जिलों को देखिएगा, ये जो 7 जिले हैं आपको, ठीक, तो ये 7 जिलों में अगर आप देखेंगे तो इस मध्यकाल की बात मैं कर रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा कि जब बात आती है इसके संबंध में तो हमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, तो इस संबंध में याद रखिएगा कि सबसे पहले ये पूरा जो क्षेत्र था ना, ये यहां से लेकर ये जो 7 जिले आपको दिख रहे हैं, यहां से लेकर ये पूरा जो जिला है यहां तक, ये पूरा पहले बस्तर हुआ करता था। ठीक है, बस्तर हुआ करता था। तो अगर हम एक बार में बहुत कॉमन तरीके समझे तो याद रखिएगा बस्तर जो है, बस्तर जो जिला है ये 1948 में बना है, इससे 2 जिले बने, एक जिला बना है आपका कांकेर 1998 में, और एक बना है आपका दंतेवाड़ा, ये भी आपका 1998 बना है। ठीक है, बस्तर आपका एक हिस्सा रहा है, इसका बस्तर तो अपना रहेगा जो भी हिस्सा है। ठीक है, उसी का एक पार्ट थोड़ा थोड़ा हिस्सा बनता गया। इसके बाद याद रखिएगा कांकेर का क्षेत्र जो है वो अपना अभी तक वैसे का वैसा बना हुआ है। ठीक है, जो रियासत हुआ करता था। उसी प्रकार देखिएगा दंतेवाड़ा से और बस्तर से, बस्तर का जो क्षेत्र है आगे चलकर इससे 2 जिले बने, एक आपका बना नारायणपुर 2007 में, और उसके बाद बना है आपका कोंडागांव 2012 में। अगर वही दंतेवाड़ा की बात करें तो इससे भी 2 जिले बने हैं, एक बना है आपका बीजापुर 2007 में, और एक याद रखिएगा आपका बना है सुकमा 2012 में। तो अगर आप इसको ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि जिले जो है आपके दंतेवाड़ा से ये क्षेत्र बना है। ठीक है, तो हमें ये जानना है कि मध्यकाल के समय में क्या जानकारी मिलती है इसके संबंध में। तो याद रखिएगा बस्तर की जो रियासत के शासक हुआ करते थे, ठीक है, पहले 1023 के समय जो है, याद रखिएगा 1023 के आसपास जो है ना, यहाँ पर
छिन्नक नागवंशी शासक, छिन्नक नागवंशी शासक रहे हैं। ठीक है, और इन लोगों ने क्या किया था, बारसूर को अपनी राजधानी बनाई थी। लेकिन हमें यह भी जानकारी मिलती है कि इस क्षेत्र में जो बीजापुर का जो क्षेत्र है, इसके अंतर्गत एक हिस्सा आता है भोपालपट्टनम का। ठीक है, तो यह भी एक समय में राजधानी थी किसकी, निरिपति भूषण की। क्या देखिएगा, निरिपति भूषण की, यह भी एक समय क्या थी, इसकी राजधानी थी। ठीक है, तो इतिहास में हमें यह जानकारी मिलती है कि निरिपति भूषण की राजधानी भोपालपट्टनम जो कहां पर है, बीजापुर क्षेत्र में है। तो बीजापुर क्षेत्र में होने के कारण जो है, यह इसके इतिहास को दर्शाता है कि भोपालपट्टनम जो है एक समय में इस समय की राजधानी रही है जब यह मध्यकाल का इतिहास प्रारंभ होता है। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा कि अंग्रेजी समय की बात करें या अंग्रेजी काल की बात करें, तो सामान्य तौर पर हमें जानकारी मिलती है कि यह जो जगह है, ठीक है, पहले मराठाधीन हुआ। ठीक है, और उसके बाद जो है अंग्रेजों के अधीन हुआ। ठीक है, तो जब अंग्रेजों के अधीन हुआ था ये जगह, या अंग्रेजों के साथ जुड़ा हुआ था, हालांकि एक समय घटना मराठाओं के समय में घटी थी। ठीक है, और ये समय था आपका 1795। याद रखिएगा, एक घटना मैं आपको बताता हूँ, 1795 1795 की घटना है। ठीक है, और ये घटना है आपके भोपाल पट्टनम का संघर्ष। ठीक है, आप स्ट्रगल ऑफ भोपालपट्टनम कह सकते हैं, रिवॉल्यूशन ऑफ भोपालपट्टनम कह सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये एक ऐसा समय है जब भोपालपट्टनम में जो है, ठीक है, भोपालपट्टनम के जमींदार से एक अंग्रेज व्यक्ति मिलना चाहता था। ठीक है, जिसका नाम क्या था, जेटी ब्लंट। ठीक है, तो जेटी ब्लंट जो है ये भोपालपट्टनम आया हुआ था किससे, जमींदार से मिलने, याद रखिएगा। ठीक है, परंतु इस समय जो है यहाँ के लोगों ने या जनजाति ने इसको उससे मिलने से क्या कर दिया, रोक दिया। ठीक है, मिलने नहीं दिया, भोपालपट्टनम के जमींदार से मिलने नहीं दिया, और इस कारण से जो है ये घटना आपको पता होगा, इस घटना को जो है हम भोपालपट्टनम का संघर्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो भोपालपट्टनम के जो ये संघर्ष है, इसको याद रखिएगा, जेटी ब्लंट के समय ये हुआ था, ये आपका मराठा अधीन समय में हुआ था ये घटना। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही आप अंग्रेजों के समय को पढ़ते हैं तो याद रखिएगा बीजापुर, ठीक है, परगना या जमींदारी अंग्रेजों के अधीन रही है। यानी आप ये कह सकते हैं कि बीजापुर जो क्षेत्र है ये लंबे समय तक अंग्रेजों के अधीन रही है। ठीक है, तो इतनी बातें ध्यान रखिएगा, इतिहास में केवल इतनी ही जानकारी इसके संबंध में मिल पाती है। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया कि भोपालपट्टनम का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, भोपालपट्टनम में कई ऐसी घटनाएं हुई है जो दर्शाती है कि इतिहास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बीजापुर का भोपालपट्टनम रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा अब अगर बात करें इसके प्रशासन की, प्रशासन या प्रशासनिक स्थिति, तो देखिएगा प्रशासनिक स्थिति की बात करते हैं तो इसका स्टेटस क्या है। तो सामान्य तौर पर देखिए यहाँ की जनसंख्या ना बहुत कम है, मतलब जैसे अगर नारायणपुर की बात करें तो वो तो छत्तीसगढ़ में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, यहाँ की जनसंख्या लगभग 3 लाख के आसपास थी। ठीक है, तो जनसंख्या 3 लाख के आसपास थी उस समय। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ की साक्षरता की बात करें तो लगभग 40% के आसपास यहाँ की लिटरेसी रेट निकल कर आती है। ठीक है, 40% केवल, याद रखिएगा। उसी प्रकार अगर हम शहरीकरण की बात करें, अर्बनाइजेशन क्या हुआ है, तो यहाँ का जो शहरीकरण है वो लगभग 10% के आसपास है। ठीक है, उसी प्रकार देखिएगा यहां पर आपका लिंगानुपात क्या है, तो यहां का जो लिंगानुपात है वो है 984। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, कोंडागांव। ठीक है, कोंडागांव, याद रखिएगा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो कोंडागांव है। ठीक है, 1033। ठीक है, छत्तीसगढ़ का ओवरऑल लिंगानुपात क्या है, तो 991, 991। ठीक है, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक, तो यहाँ का जो लिंगानुपात है या फिर सेक्स रेशियो जो है वो 984 है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं देखिए जिला कोड की। जिला
कोड कितना है, CG20, है ना। तो यहाँ का जिला कोड जो है वो CG20 है, क्या रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट कोड। देखिएगा इसके बात करें सीमावर्ती जिले की, कितने नजर आते हैं, 3 नजर आते हैं, 4 नजर आते हैं, बढ़ाते जाइए गिनती। हाँ कुछ ऐसा आपको इसका मैप नजर आएगा, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से जिले इसके आसपास है, अभी पता चल जाएगा। सबसे पहले याद रखिएगा यहाँ पर जो है ना, ये जो लकीर 2 दिख रहा है, एक तरफ है आपका बस्तर और एक तरफ है आपका कोंडागांव, ठीक है, 2 जगह याद रखिएगा। इस तरफ आएंगे तो ये वाला हिस्सा दंतेवाड़ा है, ठीक है, और ये जो हिस्सा है इसके पास वाला वो टच करता है किसको, सुकमा को, ठीक है। तो ये तो कॉमन बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहीं से देखिएगा आपको दंतेवाड़ा, कोंडागांव और सुकमा का क्षेत्र मिलता है, ठीक है। अब यहां से आपको एक बात याद रखनी है कि जब ये इस तरीके से टच करता है तो ये वाला हिस्सा क्या है, नारायणपुर हो गया, कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। तो ये 5 जिलों को इस तरीके से टच करता है, याद रखिएगा। नॉर्थ में सीधे तौर पर जो है ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा और ये पूरा ये बीच का हिस्सा, और यहां पर आगे जाएंगे तो थोड़ा सा अगर आप इसको और ज्यादा समझने का प्रयास करेंगे तो ये समझिए कि ये इस तरीके से सुकमा को यहां पर से टच कर जाता है, ठीक है। यहां मैप से भी समझ सकते हैं, देखिए देखिए बीजापुर सुकमा को टच किया, दंतेवाड़ा, बस्तर, इधर कोंडागांव, इधर नारायणपुर, ठीक है। तो 5 जिलों को टच करता है, ध्यान रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट है इसके अलावा सीमावर्ती राज्य, ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्टेट बाउंड्री किसके साथ है, ठीक है। तो याद रखिएगा 2 स्टेट बाउंड्री है इसके साथ, ठीक है। ऐसा जिला है हमारा जो 2 स्टेट को टच करता है या 2 स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और वो है आपका, एक है आपका महाराष्ट्र और दूसरा है तेलंगाना, ठीक है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां से एक ऐसा इधर वाला हिस्सा जो है आपका महाराष्ट्र को टच करता है, इधर वाला हिस्सा आपका तेलंगाना को टच करता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए इसके आगे देखिएगा तहसील कितने हैं यहाँ पर, तो याद रखिएगा जब ये जिला बना था और जिला बनने के साथ जो है यहाँ पर 4 तहसीलें थी, ठीक है। अभी वर्तमान में 6 तहसीलें हैं, याद रखिएगा। और विकासखंड की संख्या, डेवलपमेंट ब्लॉक जो है यहाँ का वो आपका 4 रहेगा, ठीक है। विधानसभा क्षेत्र, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा जो है 1 सीट है यहाँ पर, बीजापुर का क्षेत्र, ठीक है। तो इतनी बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है, किसके लिए, आपके बीजापुर क्षेत्र के लिए, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद बात करते हैं भौगोलिक स्थिति की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पर्यटन से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, भौगोलिक स्थिति इसकी, ठीक है। क्योंकि आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े जिले की बात करें या लार्जेस्ट एरिया वाइज बात करें, ठीक है, तो याद रखिएगा बीजापुर जो है वो सबसे बड़ा जिला है एरिया वाइज, क्षेत्रफल में, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है तो आप इसको याद कर सकते हैं, 6562 किलोमीटर स्क्वायर पर जो है इसका एरिया आता है, क्षेत्रफल आता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जियोग्राफिकल स्टेटस, ठीक है, या फिर भौगोलिक स्थिति। समझिएगा भौगोलिक स्थिति की बात करें तो सबसे पहले तो एक बात याद रखिएगा कि इसकी भौतिक संरचना कैसी है या फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है इसका। तो चूंकि ये पार्ट है किसका, दंडकारण्य का पार्ट है, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा दंडकारण्य का पठार का जो है ये हिस्सा है, प्लेटी ऑफ दंडकारण्य का हिस्सा है, ठीक है। और साथ ही साथ याद रखिएगा यहाँ पर जो ये दंडकारण्य का हिस्सा है तो यहाँ पर जो रॉक्स या चट्टान पाए जाएंगे वो धारवाड़ पाए जाते हैं, ठीक है, मुख्य रूप से धारवाड़ पाए जाते हैं। लेकिन धारवाड़ के अलावा भी जो है यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्या मिलेगा, तो कहीं कहीं पर जो है ना आपको कड़प्पा भी मिल सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। कहीं कहीं पर चुना पत्थर वाला हिस्सा भी मिल सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन धारवाड़ मुख्य रूप से ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसी के अलावा जो है यहाँ पर खनिज क्या क्या पाया जाता है, मिनरल्स। तो देखिएगा मिनरल्स में जो है ना ये बहुत रिच एरिया है, मिनरल्स के लिए रिच एरिया है, क्यों, क्योंकि ऐसा क्षेत्र है
जो कुछ ऐसे खनिज हैं जो बाकी पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं मिलते। ठीक है, अगर आपसे आज 2012 में आप एग्जाम दे रहे होते, 13 में एग्जाम दे रहे होते, तो आपसे पूछा जाता कि छत्तीसगढ़ में कौन सा मिनरल नहीं पाया जाता है, और एग्जाम में पूछा भी गया है, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे अगर आपसे भारत के संबंध में जब पूछा जाता है ना कि भारत में सबसे पहले कौन से मिनरल्स की खोज हुई थी, सबसे पहले कौन सा मिनरल्स मिला था, तो तांबा मिला था। ठीक है, कॉपर। तो उसी प्रकार समझिए, जस्ट इसका उल्टा है कि छत्तीसगढ़ में कॉपर नहीं मिलता था। ठीक है, भारत में सबसे पहले खोज हुई कॉपर की और छत्तीसगढ़ में कॉपर नहीं मिलता था। लेकिन हुआ क्या, अभी आने वाले समय में अभी क्या हुआ, बीजापुर में कॉपर के अयस्क मिल गए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि बीजापुर एकमात्र क्षेत्र है पूरे छत्तीसगढ़ में जहां पर कॉपर और या आप कह सकते हैं कि तांबा अयस्क मिला है। ठीक है, या ताम्र अयस्क मिला है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ताम्र अयस्क, कॉपर और। ठीक है, तो ये हिस्सा है आपका। दूसरा है आपका क्या मिलता है यहां पर, तो याद रखिएगा कार्नेट, इसके अलावा कोरंडम, कोरंडम भी मिलता है यहां पर। ठीक है, तो आपको सबसे ज्यादा जो है यही तीनों को याद करना है। ठीक है, गार्नेट, कोरंडम और ताम्र अयस्क। ठीक है, अब देखिए गार्नेट कहां पे मिलता है या कोरंडम कहां मिलता है, तो दो जगह है, याद रखिएगा, कुचनूर और उसूर। ठीक है, तो याद रखिएगा पहले तो गार्नेट में ये मिलता है कुचनूर में, और कोरंडम जो है आपका कुचनूर में मिलता है और उसूर में मिलता है। ठीक है, कुचनूर और उसूर क्षेत्र मिलता है। साथ ही साथ याद रखिएगा कुछ और भी क्षेत्र है जिनमें ये चीजें पाई जाती हैं, यानी कि आपके खनिज के आधार पर जो है देखा जाता है इनके संबंध में और भी जगह ये प्राप्त होते हैं। जैसे अगर हम बात करें गार्नेट के लिए, तो गार्नेट का जो है ना, अगर गार्नेट के सीधे तौर पर पूछा जाए तो याद रखिएगा कुचनूर मिलता है, कुचनूर में, मतलब एक जगह है आपका। ठीक है, लेकिन कोरंडम के लिए अगर हम बात करें तो याद रखिएगा उसूर, कुचनूर, और उसके बाद आता है चेरापल्ली। ठीक है, इस क्षेत्र में आपको पल्ली पट्टनम जैसे नाम बहुत सारे सुनने को मिलेंगे, और अधिकांश नाम पल्ली हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा चेरापल्ली, और उसके अलावा जो है धंगोल, धंगोल। ठीक है, अब उसी के अलावा याद रखिएगा इस क्षेत्र में आपको और क्या मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर हम लोग ताम्र एस की बात करें तो तीन जगह का नाम याद रखिएगा। ठीक है, ताम्र एस में तीन जगह का नाम, एक है आपका मोड़ेनार, एक है आपका ईटेपाल, मोड़ेनार, ईटेपाल, और एक नाम याद रखिएगा जिसे कहा जाता है गिलगिचा, गिलगिचा। ठीक है, तो ये तीन एस के लिए तीन जो खनिज है उसके लिए आपको याद रखना है कि तीन खनिज कौन कौन से मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो खनिज के बाद देखिएगा यहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल बलुई मिट्टी, है ना। नहीं, यहां पर लाल बलुई मिट्टी ही मिलेगी, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि यहां पर दो प्रकार के सॉइल पाए जाते हैं। एक है आपका लेटेराइट मिलेगा आपको थोड़ा सा, और ज्यादा मिलेगा लाल बलुई मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, रेड सैंडी सॉइल। ठीक है, और लेटेराइट सॉइल, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा इस क्षेत्र में आपको फसल क्या मिलेगा, तो फसल में जो है मोटे अनाज जो है, या फिर मिलेट्स, यहाँ का मुख्य फसल जो है मिलेट्स और मोटे अनाज जैसे फसल होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आपको यहाँ पर मोटे अनाज मिलेंगे। अब इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर कौन सी नदी है, तो नदी तो आपको याद रखना है, एक मुख्य नदी यहाँ पर वो है आपका इंद्रावती नदी। ठीक है, दूसरा नाम याद रखना है आपको तालपेरू, चिंतावागू। ठीक है, ये तीन मुख्य नदियां हैं यहाँ पर, और भी नदियां हैं बट तीन मुख्य नदियां याद रखिएगा, एक इंद्रावती, दूसरा तालपेरू, और तीसरा है चिंतावागू। ठीक है, अब अगर हम लोग इसके बेसिक कुछ चीजों के बारे में बात करें तो याद रखिएगा इन नदियों में जो है यहाँ पर कई आपको वाटरफॉल मिलेंगे। ठीक है, तो आपको एक इंपॉर्टेंट वाटरफॉल याद रखना है। जैसे जब भी हम वाटरफॉल की बात करते हैं ना, तो वो भौगोलिक क्षेत्र में भी आता है और पर्यटन में भी आता है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग थोड़ा सा पर्यटन को देख लेते हैं, उसी में मैं शामिल करूंगा आपका वाटरफॉल। ठीक है, देखिएगा, तो पर्यटन में जाने से पहले आपको याद रखना पड़ेगा एक टॉपिक जिसमें आता है यहाँ का सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है। आर्थिक स्थिति,
देखिए सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अंतर्गत हम दो चीजों को पढ़ते हैं। पहला कि बीजापुर क्षेत्र में जो है मुख्य रूप से कौन सी जनजाति निवास करती है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये भी चूंकि आपका बस्तर का क्षेत्र है या बस्तर के क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है तो जनजाति बहुल्य क्षेत्र है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ जनजातियां मिलेंगी जैसे दंडावी मारिया, ठीक है। उसी प्रकार आपको यहाँ पर मुरिया जनजाति, गोंड और हलबा जनजाति जो है मुख्य रूप से यहाँ निवास करते हैं। मेन निवास जो है यहाँ पर दंडाई माड़िया और मुरिया जनजाति का याद रखिएगा, ठीक है। बीजापुर का क्षेत्र याद रखिएगा, ठीक है। और वही हम यहाँ की आर्थिक स्थिति की बात करें याद रखिएगा, तो आर्थिक स्थिति के तौर पर जो है आप एक बात ध्यान रख सकते हैं, इस क्षेत्र में केवल आर्थिक स्थिति के रूप में क्या है, खनिज, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया आपको कि यहाँ पर कुछ खनिज ऐसे भी प्राप्त होते हैं जो सामान्य तौर पर सभी जिलों में नहीं मिलते, ठीक है। जैसे हमारे कुरंडम भी सभी जगह पर नहीं मिलेगा, गारनेट सभी जगह पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के खनिज केवल क्या है, आपके दक्षिण क्षेत्र में मिलेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके बीजापुर क्षेत्र में जो है कुछ खनिजों के आधार पर ही यहाँ पर आर्थिक स्थिति दो चीजों पर डिपेंड करती है, पहला खनिज पर और दूसरा करती है कृषि पर, ठीक है। और साथ ही साथ याद रखिएगा यहाँ का वन संसाधन सबसे ज्यादा परिपूर्ण है, ठीक है। तो फॉरेस्ट, हमारा जो फॉरेस्ट रिसोर्सेस है यहाँ का सबसे ज्यादा मायने रखता है क्योंकि यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। तो काफी डेंस फॉरेस्ट आपका इस क्षेत्र में है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक फॉरेस्ट वाला एरिया कहां पर है तो याद रखिएगा दंतेवाड़ा और बीजापुर क्षेत्र में ये सबसे ज्यादा है, ठीक है। दंतेवाड़ा और बीजापुर क्षेत्र में, ठीक है। चलिए अब देखिए पर्यटन को देखिएगा। तो ये जो जिला है आपका बीजापुर का क्षेत्र है, याद रखिएगा। इसका जो मुख्यालय है वो बीजापुर है, ठीक है। चलिए हमने राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं देखा था उसमें, आपको बस यहाँ पर याद रखना है दो राष्ट्रीय राजमार्ग इस क्षेत्र में मुख्य रूप से है, ठीक है। नेशनल हाईवे देखिएगा, तो यहाँ पर दो नेशनल हाईवे हैं, एक है आपका 63 और एक है आपका 163, ठीक है। दो नेशनल हाईवे याद रखिएगा। तो देखिए बीजापुर के आसपास पहले तो जिले याद रख लीजिए, ये आपका नारायणपुर का क्षेत्र, उसके बाद इस तरफ जाएंगे तो ये है आपका कोंडागांव का क्षेत्र और यहीं पर है आपका बस्तर, ठीक है। और ये हिस्सा है आपका दंतेवाड़ा और ये हिस्सा है आपका सुकमा, ठीक है। अब देखिएगा इस तरफ जाएंगे तो ये वाला हिस्सा जो है ना आपका महाराष्ट्र का है और ये वाला हिस्सा है आपका तेलंगाना का, ठीक है। तो याद रखिएगा कुछ ऐसे क्षेत्र को आपको याद रखना है जो बीजापुर के आसपास है, दो स्टेट बाउंड्री को शेयर करता है आपका, दो आपका महाराष्ट्र और तेलंगाना के साथ, ठीक है। तो देखिएगा तेलंगाना के क्षेत्र से ना एक सड़क आती है जो तेलंगाना के क्षेत्र से आती है, ठीक है। और बीजापुर से होते हुए दंतेवाड़ा और उसके बाद जो है बस्तर की तरफ चला जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं NH 63, ठीक है। बहुत सरल तरीका है कि तीन नेशनल हाईवे आप आराम से याद कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये हमारा छत्तीसगढ़ है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तर क्षेत्र में जैसे MCB हो गया, कोरिया हो गया, सूरजपुर हो गया, अंबिकापुर हो गया, जसपुर हो गया, वहां से एक सड़क जाती है, इसको बोलते हैं 43। रायपुर राजनांदगांव महासमुंद रूट जो है वो 53 है और छत्तीसगढ़ का दक्षिणी क्षेत्र जो है वो क्या है 63। तो 43, 53, 63, ठीक है। आसानी से तीन रूट तो ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 43, 53 और 63 का रूट ये छत्तीसगढ़ को तीन अलग अलग भागों में बांट देती है। सबसे उत्तर में जाएंगे तो 43 है, फिर 53 बीच वाला हिस्सा है और 63 जो है ये आप दिख रहा है सबसे निचला हिस्सा, ठीक है। चलिए दूसरा एक सड़क देखिएगा। तो यहां पर आप जाएंगे ना तो ये वाला जो हिस्सा है आपका इसे बोलते हैं भोपालपट्टनम,
भोपालपट्टनम, ठीक है। तो हैदराबाद से भोपालपट्टनम का जो रूट है इस तरीके से, ये है आपका NH 163, हैदराबाद से भोपालपट्टनम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दो रूट याद कर लेने हैं। बीजापुर का क्षेत्र जिसमें एक रूट है आपका 63 का, और भोपालपट्टनम जो कि हैदराबाद से होकर आता है वो है आपका 163 का, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से यहाँ पर क्या है, तहसील है। 6 तहसीलों का नाम याद करते हैं और उसके बाद फिर पर्यटन को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा 6 तहसीलों में आपका भोपालपट्टनम देख लिया और बीजापुर देख लिया, 2 तहसील ऐसे हो गए, 4 तहसील और याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर आप इस तरफ जाएंगे ना दक्षिण क्षेत्र में, तो ये जो हिस्सा है इसे कहते हैं उसूर, उसूर क्षेत्र, ठीक है। उसी प्रकार इस रूट में जाएंगे तो ये वाला हिस्सा है आपका भैरमगढ़, ठीक है, भैरमगढ़ का क्षेत्र। अब देखिएगा बाकी जो है ये वाला हिस्सा है गंगालूर, ठीक है, गंगालूर या गंगलूर बोलते हैं इस जगह को, ठीक है। और उसके बाद एक नाम और याद रखिएगा जो है आपका कुटरू क्षेत्र, कुटरू, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा है आपका कुटरू, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, अभी बताऊंगा इसके बारे में। तो याद रखिएगा ये 6 तहसील है आपके बीजापुर क्षेत्र में, ठीक है। कौन कौन से, बीजापुर, भोपालपट्टनम, उसूर, बहरमगढ़, गंगालूर और कुटरू, ठीक है। अब देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से पर्यटन क्षेत्रों को आपको याद रखना है और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे आगे। तो देखिएगा पर्यटन में सबसे पहले हम याद रखने का प्रयास करेंगे यहाँ के जलप्रपात को, कौन कौन से जलप्रपात है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, फिर उसके बाद हम बात करेंगे अभ्यारण्य, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग इसके अलावा जो है यहां पर धार्मिक क्षेत्र या मंदिरों के बारे में, ठीक है, और आर्कियोलॉजिस्ट प्लेस कौन कौन से या पुरातात्विक क्षेत्र कौन कौन से है इनके बारे में। ये कुछ हमारा बिंदु रहेगा जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चीजों को, ठीक है। इसके अंतर्गत हम 2-3 चीजें और शामिल करेंगे, जैसे धार्मिक क्षेत्र में हमारे मंदिर आ जाते हैं, ठीक है। तो उससे संबंधित मंदिर कौन कौन से यहाँ पर, जैसे महादेव घाट में है, यहाँ पर महादेव घाट कहाँ पर है, ठीक है। भद्रकाली क्षेत्र है तो भद्रकाली क्षेत्र को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और चूंकि ये इंद्रावती नदी का क्षेत्र है तो एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र बनता है, याद रखिएगा। अगर आप इंद्रावती नदी को देखेंगे ना तो इंद्रावती नदी जो है दंतेवाड़ा से होते हुए, ये आपका दंतेवाड़ा क्षेत्र है, यहां से होते हुए कुछ इस तरीके से आती है और यहां से होते हुए इस तरीके से मिलती है, ठीक है। और देखिए गोदावरी नदी कैसे आती है, तो देखिएगा गोदावरी नदी जो क्षेत्र है वो यहां से आपके महाराष्ट्र के क्षेत्र से आती है, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, तो यहां से आते हुए बाउंड्री से बनाते हुए बाउंड्री से इस तरीके से निकल जाती है। तो ये आपका क्या नदी है, गोदावरी नदी। तो ये बात ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र से आती है आपकी गोदावरी नदी, और ये वाली जो नदी है वो कौन सी नदी है, इंद्रावती, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है थोड़ा सा कि इंद्रावती नदी कौन सी है और गोदावरी नदी कौन सी है इसमें, ठीक। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं वाटरफॉल की। तो देखिए यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब देखिए जब हम बात करते हैं वाटरफॉल की या जलप्रपात की, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, याद रखिएगा, जो कि कौन सी नदी पर है, इंद्रावती नदी पर है। इस पर एक वाटरफॉल है, याद रखिए, जिसका नाम है सात धारा, ठीक है। इसके 7 धाराएं हैं। कौन सी 7 धाराएं हैं, दूसरा है, इसको हम कपिल कर लेते हैं, याद रखने के दृष्टिकोण से थोड़ा सा इसे हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो बोध, कपिल, चित्र, शिव चित्र, इसके बाद है आपका बाण। बाण कौन चलाता था, तो कोई पांडव था, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि बाण कौन चला रहा है, पांडव, है ना, यानी अर्जुन की बात है, पांडव। तो इसको याद रखने का तरीका हमारे पास यही है, अभी ऐसे ही हम याद रखने का प्रयास करेंगे। और एक आपका 7वें नंबर पर आता है, याद रखिएगा, जो इन सबको संभालना है, कृष्ण, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखने का प्रयास कर सकते हैं कि बोध, कपिल, चित्र, शिव चित्र, बाण, पांडव, कृष्ण, ठीक है। ये 7 धाराएं ऐसी हैं जिनको हम 7 धारा के नाम से जानते हैं, और इंद्रावती पर बीजापुर क्षेत्र में ये आपको वाटरफॉल बनाती है, ठीक है। तो ये नाम याद रहेगा। इसके अलावा देखिए और कौन कौन से वाटरफॉल है, ये तो पहला वाटरफॉल हो गया। दूसरा है बोंगतुम,
बोंगतुम वाटरफॉल या जलप्रपात, एक है आपका लंकापल्ली, और एक है आपका नंबी जलप्रपात। ठीक है, तो ये सभी जलप्रपात है, याद रखिएगा, क्योंकि पर्यटन के नाम पर सबसे ज्यादा क्या देखा जाता है? वाटरफॉल। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है वाटरफॉल के बारे में। चलिए, इसके बाद देखिएगा इन क्षेत्रों में कौन कौन सी गुफाएं हैं, है ना। हमको दो तीन चीजें तो वाटर पर्यटन के नाम पर ज्यादा फोकस करना होता है, तो याद रखिएगा। हम जलप्रपात के बाद देखते हैं गुफाओं के बारे में, केव या गुफा। तो याद रखिएगा यहां पर जो है ना आवापल्ली गुफा है। ठीक है, तो आवापल्ली गुफा बीजापुर क्षेत्र में। इसके अलावा जो है यहां पर दो गुफाएं और हैं, याद रखिएगा। एक है आपका नड्डापल्ली, नड्डापल्ली, और एक है आपका लंकापल्ली। ठीक है, तो ये तीन गुफाएं सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। लेकिन एक गुफा जो है ना, जिसके नाम सामान्य रूप से आपको सुनने को मिलेगा, जिसे बोलते हैं कि सकल नारायण गुफा। ठीक है, सकल नारायण गुफा। ये जो है ना सकल नारायण गुफा एक पहाड़ी पर है, जिसे बोलते हैं पोसड़पल्ली पहाड़ी पर। ठीक है, पोसड़पल्ली हिल्स पर जो है आपका कौन सा गुफा है? सकल नारायण गुफा है। तो ये चार गुफाओं का नाम याद रखिएगा, लेकिन तीन सबसे इंपॉर्टेंट है, आवापल्ली, नड्डापल्ली और लंकापल्ली। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा हम पहाड़ों की बात कर ले, कौन कौन से पहाड़ है यहाँ पर। तो बीजापुर क्षेत्र में जो है ना तीन पहाड़ सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यहां पर बीजापुर के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्र है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। एक है आपका अलबक्का की पहाड़ी, या अलबक्का पहाड़ी बोलते हैं। दूसरा है अलबामा। ठीक है, और तीसरा आपका पोसड़पल्ली। ये तीन पहाड़ी क्षेत्र हैं, याद रखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ बीजापुर क्षेत्र में जो है ना आपको एक साइलेंट वैली मिलेगा, शांत घाटी भी कहते हैं इसको, शांत घाटी क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है। पहाड़ी क्षेत्र में अलबक्का, अलबामा और पोसड़पल्ली पहाड़ी बीजापुर क्षेत्र में, ये सभी चीजें हैं। ठीक है, तो ये था आपका सामान्य पर्यटन के बारे में, जलप्रपात, गुफाएं और पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, अब देखिएगा अगर हम लोग यहाँ पर चले थोड़ा मैप में, तो देखिए जैसे ये नदी जो है ना यहां से गुजरती है, तो यहीं पर जो है ना इस क्षेत्र में इतने एरिया को अगर हम इसको शामिल कर दें, तो याद रखिएगा ये जो एरिया दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं इंद्रावती नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके इंद्रावती के नाम पर पड़ा है, याद रखिएगा। ठीक है, इसकी तीन चार बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। तो याद रखिएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, बीजापुर के उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से इंद्रावती नदी गुजरती है, तो इसी के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है। ठीक है, अब इसके बारे में तीन चार बातें हम देखते हैं, देखिएगा। इंद्रावती नेशनल पार्क। ठीक है, तो याद रखिएगा राज्य का पहला नेशनल पार्क है ये, यानी राज्य का फर्स्ट नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। 1983 में बनाया गया था। ठीक है, 1983 में बनाया गया था। इसके बाद देखिएगा 1983 में जब इसे बनाया गया, तो इसके संबंध में दो तीन बातें आपको ध्यान रखना है। पहला, इसका क्षेत्रफल जो है 1258 किलोमीटर पर बना हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा 1258। अच्छा माफ कीजिएगा, 1983 में जो है आपको मिलेगा पामेड़ और, ठीक है, अभ्यारण्य मिलेंगे। ठीक है, पामेड़ और भैरमगढ़ मिलेंगे। ये आपका सबसे पहले बना हुआ है, तो 1978 में बना है ये। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा इसका जो क्षेत्रफल है वो है 1258 किलोमीटर स्क्वायर पर। ठीक है, 1258 किलोमीटर स्क्वायर पर जो है एरिया है। ठीक है, अब जब यहां पर जाएंगे आप, तो आपको तीन बातें मिलेगी, याद रखिएगा। पहला, कि इसके अंदर का जो है ना प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, पहला प्रोजेक्ट टाइगर। दूसरा
टाइगर रिजर्व, और तीसरा वन भैंसा संरक्षण। ठीक है, हमारे यहाँ का जो वन भैंसा है, आपको पता होगा हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है वन भैंसा। ठीक है, तो उनको संरक्षित किया जा रहा है, कंजर्वेट किया जा रहा है इस क्षेत्र पे, याद रखिएगा। और उस जगह का नाम है कुटरू खेल अभ्यारण्य या कुटरू गेम सेंचुरी, कुटरू गेम सेंचुरीज। ठीक है, तो याद रखिएगा कहां पर वन भैंसा का संरक्षण हो रहा है। तो चूंकि ये एक्चुअल में क्या होता है, ये कुटरू जो नाम है ना, इसको भूलिएगा मत कभी कि इंद्रावती के अंतर्गत एक जगह है जिसका नाम है कुटरू। ठीक है, और ये कुटरू जो है ना, ये हैबिटेट जोन है वन भैंसा के लिए। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राकृतिक आवास। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे छत्तीसगढ़ में वन भैंसा का प्राकृतिक आवास कहां है, तो इंद्रावती के अंतर्गत कुटरू गेम सेंचुरी में। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब दो बातें आती है, प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो दो चीजें याद रखिएगा हमारे क्षेत्र के लिए। ठीक है, एक टाइगर रिजर्व आ गया और दूसरा प्रोजेक्ट टाइगर। तो सबसे पहले बात याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सबसे पहला प्रोजेक्ट टाइगर हमारे यहाँ लाया गया था छत्तीसगढ़ में, आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत। ठीक है, तो यहां पर 1983 में पहला प्रोजेक्ट टाइगर तैयार किया गया था, और टाइगर रिजर्व कब से चालू किया गया, 2009 में। ठीक है, तो दो तीन बातें आपको यहां पर याद रखनी है, इसके अंतर्गत याद रखना है। ठीक, अब चलिए देखिएगा इसके अंतर्गत याद रखिएगा, बात करते हैं अभ्यारण्य के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा अभ्यारण्य फिर से वापस, तो देखिए यहां जाएंगे ना, तो ये वाला जो हिस्सा है इसे बोलते हैं भैरमगढ़। ये भैरमगढ़, तो ध्यान रखिएगा ये भैरमगढ़ अलग है, ये भैरमगढ़ अलग है। ठीक है, ये भैरमगढ़ क्या है, सेंचुरी है। ठीक है, या देखिएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भैरमगढ़, और यहां आएंगे तो क्या है, पामेड़। इन दोनों को याद रखिएगा, भैरमगढ़ और पामेड़ को। ठीक है, भैरमगढ़ पामेड़ दो अभ्यारण्य वाला जिला है, याद रखिएगा आपका बीजापुर। ठीक है, बीजापुर में दो अभ्यारण्य बनाए गए हैं और दोनों का डेट सेम है, 1983 1983। ठीक है, भैरमगढ़ का जो क्षेत्र है याद रखिएगा वो है 265 किलोमीटर स्क्वायर पर, और पामेड़ का है 139 किलोमीटर स्क्वायर पर। ठीक है, तो दो अभ्यारण्य क्षेत्र बनाए गए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा बाकी पर्यटन स्थल की बात करते हैं, इतना क्लियर हुआ आपका। ठीक है, अब देखिएगा बाकी पर्यटन स्थल की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पर्यटन स्थलों में राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य देख लिए, धार्मिक क्षेत्र देखते हैं। देखिएगा धार्मिक क्षेत्र में कुछ नामों को याद करना है आपको, लेकिन उससे पहले आपको फिर से यहाँ पर वापस आना पड़ेगा। तो देखिए भोपालपट्टनम से जो है ना दक्षिण की तरफ जाएंगे तो ये जो हिस्सा दिखता है, या देखिएगा उसी के आगे जाएंगे ना, तो यहाँ पर जो जगह है इसको बोलते हैं जैतपुर, और यहीं पर जो है ना इंद्रावती नदी और आपकी गोदावरी नदी मिलती है एक दूसरे से, याद रखिएगा जैतपुर के पास। ठीक है, तो भद्रकाली या जैतपुर जो है ना, भद्रकाली तो हमारी बाउंड्री है ना, भद्रकाली का जो क्या है हमारा बाउंड्री है, और यहां से स्टार्ट हो जाता है क्या, तेलंगाना क्षेत्र। ठीक है, तो तेलंगाना के आगे जाएंगे तो यहीं पर एक जगह है जैतपुर। तो जैतपुर में जो है ना, इसको याद रखिएगा, यहाँ पर आपकी इंद्रावती नदी और आपकी गोदावरी नदी क्या करती है, आपस में मिलती है। ठीक है, चलिए तो देखिएगा भद्रकाली के बारे में याद रखिएगा कि भद्रकाली जो है ना, इसी को मानते हैं हम लोग गोदावरी और इंद्रावती का संगम क्षेत्र मानते हैं। ठीक है, दोनों क्षेत्र अगर देखेंगे तो बहुत पास में है, करीबी मामला है यहाँ पर, है ना, तो उसको याद रखिएगा। और यहीं पर याद रखिएगा कि काली माता का मंदिर भी स्थित है। ठीक है, यहीं पर आप जाएंगे ना तो एक पहाड़ है। ठीक है, ये जो जगह है यहाँ पर एक पहाड़ है, उस पहाड़ के पास इसे बोलते हैं गुट्टा पहाड़, गुट्टा की पहाड़ी। भद्रकाली के पास एक पहाड़ी है गुट्टा की पहाड़ी, ध्यान रखिएगा, इसे बोलते हैं गुट्टा की पहाड़ी। ठीक है, और यहीं पर एक मंदिर है जिसे बोलते हैं कालिका देवी मंदिर, कालिका देवी मंदिर। तो आपको याद रखना है कालिका देवी मंदिर कहां पर है, तो भद्रकाली के पास गुट्टा की पहाड़ी और वहां पर कालिका देवी मंदिर स्थित है। ठीक है, अब देखिएगा आगे चलेंगे हम लोग, तो याद रखिएगा एक नाम है जिसको आपको फोकस रखना है। ठीक है, नाम है चिकटराज, चिकटराज देव, चिकटराज देव। इसे कहा जाता है बीजापुर के आराध्य देव। ठीक है, बीजापुर के आराध्य देव के तौर पर जाना जाता है किसको, चिकटराज देव को। याद रखिएगा बांस के लगभग 6 से 7 फीट की
जो बल्ली होती है, ठीक है, बांस का जो पेड़, एक तरीके से लकड़ी आप कह सकते हैं, उसके ऊपर विराजमान होते हैं चिकटराज। ठीक है, उनके ऊपर जो है बांस के 6 से 7 फीट के जो है इस प्रकार का बनाया जाता है, एक मचान कह सकते हैं, उस मचान पर जो है विराजते हैं कौन? चिकटराज। ठीक है, तो चिकटराज जो है बीजापुर की क्या है? आराध्य देव है, इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा चिकटराज के लिए। ठीक है, तो रामनवमी मेला लगता है, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे ही रामनवमी का समय बीतता है ना, तो पहला जो मंगलवार होता है उस दिन जो है मेला लगता है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद देखिएगा एक मंदिर है जिसका नाम है भैरमदेव मंदिर। भैरमदेव मंदिर, याद रखिएगा भैरमदेव मंदिर जो है, ये मंदिर भैरमगढ़ में स्थित है। ठीक है, और भगवान शिव अवतार के तौर पर जो है नहीं माना जाता है, भगवान शिव के अवतार के तौर पर। ठीक है, भगवान शिव के अवतार के तौर पर जो है समर्पित यह मंदिर, याद रखिएगा 13वीं से 14वीं शताब्दी का यह मंदिर है। 13 to 14 AD का ये मंदिर है। ठीक है, इसके बाद जो है एक नाम और याद रखिएगा, जैसे पुजारी कांकेर के बारे में मैंने बता दिया शुरू में ही, तो ये मैं लिखाने की आवश्यकता नहीं है इसके बारे में। याद रखिएगा दूसरा है महादेव घाट। महादेव घाट, तो याद रखिएगा महादेव घाट जो है ना, जैसे कि आपको अलग अलग जगहों पे महादेव घाट नाम सुनने को मिलेगा, है ना, तो उसी प्रकार याद रखिएगा कि महादेव घाट जो है गोपालपट्टनम से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, भद्रकाली की ओर, उस सड़क में NH 163 की तरफ, ठीक है, तो NH 163 की तरफ जब जैसे आगे जाएंगे तो वहीं पर एक पहाड़ी या घाटी क्षेत्र पड़ता है, उसी को कहते हैं महादेव घाट। ठीक है, तो महादेव की घाटी जो घाटी या फिर महादेव घाट जो है, इसी घाटी में शिव मंदिर है। ठीक है, महादेव घाटी में शिव मंदिर है। किस तरफ? तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहां से मैप को देखेंगे तो ये जो मैप है आपका, देखिए गोपालपट्टनम से आगे बढ़ेंगे भद्रकाली की ओर, तो ये वाला जो हिस्सा है वो घाटी क्षेत्र है। ठीक है, यहीं पर है आपका महादेव घाटी या घाट। ठीक है, महादेव घाटी। चलिए, इसके बाद देखिएगा अंतिम बिंदु, तो देखिएगा इसके बाद जो है आपको कुछ और नाम याद रखना है। ठीक है, जैसे दो नाम बस याद रखिएगा, एक दोबे और एक इचमपल्ली। ठीक है, दोबे एक जगह है जिसे बोलते हैं दोबे। दोबे, ठीक है, तो दोबे जो है ना, एक बात ध्यान रखिएगा, बस आप ये कह सकते हैं कि इसे पत्थरों का गांव कहा जाता है। ठीक है, पत्थरों का गांव कहा जा सकता है या कहते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कई पत्थर टीले हैं। ठीक है, तो पर्यटन के नाम पर जो है ना, जो लोग फोटो पत्थरों पर बैठ बैठ कर जो पोज देते हैं या फिर सेल्फी फोटो के लिए, पर्यटन के लिए, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है बीजापुर क्षेत्र में। मतलब अगर आप गए बीजापुर और दोबे नहीं गए तो क्या गए, ऐसा वाला स्टेटमेंट रहता है यहाँ के लिए। ठीक है, तो पत्थरों का गांव और पर्यटन के लिए जो है महत्वपूर्ण क्षेत्र बीजापुर का, याद रखिएगा। और इचमपल्ली को याद रखिएगा, इचमपल्ली जो है ना, इचमपल्ली याद रखिएगा, इचमपल्ली जो है ये एक बांध है, डैम है। ठीक है, तो इचमपल्ली जो क्षेत्र है आपका, गोदावरी नदी पर जो है ना, इस बांध परियोजना को जो है देखा जाता है गोदावरी नदी के क्षेत्र। ठीक है, याद रखिएगा, ये था आपका बीजापुर जिला। ठीक है, तो कल का टॉपिक रहेगा हमारा दंतेवाड़ा। ठीक है, कल हम पढ़ने वाले हैं दंतेवाड़े के बारे में।